हेलो एवरीवन। मेरा नाम निखिल कुमार है और मैं आईआईटी कानपुर में अभी बीटेक परस्यू कर रहा हूँ, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सो यार बेसिकली मेरी जेई जर्नी जो है वो क्लास 9 से ऑलमोस्ट शुरू हो गई थी, जहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा था कि व्हाट एग्जैक्टली जेई इज। जेई मतलब कैसे, मतलब आईआईटी के बारे में मैंने सुना था 9th में। सो मैं उधर से धीरे से मुझे मोटिवेशन आई थी कि हाँ मतलब इसमें लाइफ अच्छी होती है और काफी कुछ सीखने को मिलता है। और बट मुझे ये चीज पता नहीं थी कि हमें एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जेई, और उसके बाद हम लोग आईटी में आते हैं। सो 9 से बेसिकली मैं थोड़ा थोड़ा 10th के बुक्स मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे। जैसे 10th के साइंस और मैथ्स के बुक्स मुझे थोड़े इंटरेस्ट करते थे। तो मैं 9th में अपने कोर्स वर्क के अलावा थोड़ा सा टाइम निकाल कर 10th के भी कुछ कुछ बुक्स ट्राई करता था देखने की। बेसिकली एनसीईआरटी जितने होते थे मैंने ट्राई किया था। जैसे 10th की एनसीईआरटी मैथ्स की मैंने ट्राई करनी थी सॉल्व करने की जब मेरी छुट्टी होती थी। तो स्कूल के बाद मैं ट्राई करता था उनको सॉल्व करने की, तो वहां से मुझे एक मैथ्स के लिए एक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स टाइप मेरे डेवलप होने लगे, एक इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। वैसे ही साइंस के लिए भी मैं सिमिलरली करता था। फिर जब 9th मेरा खत्म हुआ, फिर मैं जब 10th क्लास में आया, तब मैंने जो कॉरेस्पॉन्डिंग टॉपिक्स थे 10th के उन्हें 11th और 12th के एनसीईआरटी से मैप करने की कोशिश की। और फिर मुझे काफ़ी मतलब कुछ कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग उसमें और पता चली। और धीरे धीरे मेरे को और इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ यार मतलब साइंस और मैथ्स इज समथिंग आई कैन डू। मुझे मतलब इंटरेस्ट आता था ओरिजिनली। देन धीरे धीरे देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड एनटीएससी जो स्टेट ऑर्गेनाइज करवाती थी, मतलब वो नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज करवाती थी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो एनसीईआरटी ओरिजिनली ये करवाती है, ऑर्गेनाइज करवाती है। सो मैंने उसमें पार्ट लिया था। एंड उसमें भी मेजरली एसएसटी और साइंस ही, और मतलब एक पार्ट स्पेसिफिकली मेंटल एबिलिटी के लिए होता है, बट उसका एक मेजर पार्ट भी साइंस और ये एसएसटी भी होता है। सो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा एज मिला इस रीजन से, क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी एनसीईआरटी 11th की भी टच कर रखी थी। तो उसकी वजह से मेरी एनटीएससी क्लियर हुई, और मतलब उससे मुझे आज भी स्कॉलरशिप भी मिलती है उसकी वजह से। पर थाउजेंड पर मंथ 2000 रुपीज मिलती है। सो बेसिकली हाँ मतलब वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। देन धीरे धीरे 10th के बोर्ड्स हुए, उसमें एक डिसेंट परसेंटेज आ गई। और फिर एज मतलब फिर हाँ मतलब जस्ट बिकॉज मेरे साइंस के इंटरेस्ट थे तो मैंने पीसीएम चूज किया 11th 12th में। और हाँ सिंस मैंने जेई का भी सोच रखा था कि आईआईटी मुझे जाना है, तो मैंने फिर जेई का मैंने सोचा कि मैं 11th 12th जो नॉर्मल क्लासेस होंगे उसके अलावा जेई के लिए भी प्रिपरेशन करूंगा। सो वहाँ से मतलब मेरी बेसिकल फॉर्मल जेई प्रिपरेशन वो 11 से ही शुरू हुई, जब मैंने फुल ऑन खुद को इन्वेस्ट कर दिया जेई के अंदर। उसके अलावा मतलब स्टार्टिंग में जो जेई की हुई वो मैं क्या करता था, जो 11th के जैसे स्कूल वाले जो भी पार्ट होते थे वो मैं एनसीईआरटी से कवर करने की कोशिश करता था, सो दैट मेरे बेसिक्स क्लियर हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चैप्टर। तो सेम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए बहुत मतलब एनसीईआरटी जो है बहुत बेयर मिनिमम, बहुत बेसिक से लेकर एक डिसेंट लेवल तक आपको पहुंचा देगा। ठीक है, तो वहां से हमारे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना काफी स्ट्रेंथन हो जाते हैं। डेफिनेटली एनसीईआरटी में कुछ चीजें एट फर्स्ट हैंड समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि 10th से 11th का जंप बहुत हाई हो जाता है एक पॉइंट पे। तो काफी चीजें मुझे भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो हैं उतने अच्छे से समझ में नहीं आए थे, इवन दो मैंने कुछ पार्ट्स पढ़े थे। बट फिर भी आई ट्राइड कि जो जो पार्ट समझ में नहीं आते मैं अपने ट्राई करता था उन्हें ऑनलाइन रिसोर्सेज कुछ छोटे मोटे जो भी मिल सकते थे, या कुछ भी गूगल के चांसेस जहाँ से भी मैं उसे निकाल के आई ट्राइड टू सर्च। सो वहाँ से धीरे धीरे मुझे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते गए। और हाँ मतलब मैंने काफी मतलब मेरा मेजर 11th जो है एनसीईआरटी के थ्रू ही। उसके अलावा व्हाट आई ट्राइड इज कि वंस कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरा, जैसे मैंने एनसीईआरटी से मान लीजिए हाइड्रोकार्बन्स कर लिया 11th का, या फिजिक्स का कोई रोटेशनल मैकेनिक्स कर लिया, तो व्हाट आई ट्राइड इज कि मैं उस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं जो जेई में आ चुके हैं प्रीवियसली, मैं उन्हें ट्राई करता था सॉल्व करने के विद द नॉलेज दैट आई गेट फ्रॉम एनसीईआरटी। जो भी मैंने एनसीईआरटी से सीखा वो मैं ट्राई करता था उन क्वेश्चंस में अप्लाई करने का। काफी बार जेई मेंस लेवल का एडवांस लेवल तक मैं अभी भी नहीं गया था। मैं सिर्फ जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, रेंजिंग फ्रॉम द एआई ट्रिपल ई एग्जाम्स जो होते थे 2000s में,
वहां से लेकर जो जेई मेंस के फाइनल क्वेश्चंस आने आ रहे थे अभी रिसेंट में, और वो सफिशिएंट होते हैं क्योंकि जेई ने काफी शिफ्ट्स ऑलरेडी करा रखे हैं, तो वो काफी सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं एक डिसेंट प्रैक्टिस देने के लिए। और सिंस मैं इधर उधर नहीं भागना चाहता था, आई जस्ट वांटेड टू बी टू द पॉइंट, कि मेरे टू द पॉइंट प्रैक्टिस हो जाए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा एग्जैक्ट और टू द पॉइंट प्रिपरेशन नहीं हो सकती थी क्वेश्चंस की। सो आई ट्राई टू मूव ऑन टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर सॉल्विंग, और फिर वहां से धीरे धीरे क्वेश्चंस को टैकल करने की एक इंस्टिंक्टिव इंस्टिंक्ट्स डेवलप होने लगे कि यार अच्छा ये मुझे, ये वाला पार्ट मुझे नहीं आता, बट मतलब कुछ कुछ पार्ट हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये उतनी ट्रिवियल नहीं है, ये उतनी जरूरी नहीं है, बट फिर जब तो क्वेश्चंस देखते हैं जेई के, तब हमें समझ में आता है कि यार इससे तो पूछा है और ये मुझे अच्छे से आना चाहिए था। तो क्वेश्चंस जो सॉल्व करने का एक मेजर पार्ट मुझे, और मेजर बेनिफिट मुझे ये समझ में आया जो जेई के प्रीवियस ईयर से, कि जैसे मैं अगर कोई चैप्टर कर लेता था, यूजुअली मुझे कोई एक चैप्टर करने में, खुद से करने में एनसीईआरटी के थ्रू मुझे 1 वीक लग जाते थे। अगर मुझे सारे, मतलब मैं क्या करता था कि मैंने एक बार रीडिंग दी उस पार्ट के, जैसे उस पैराग्राफ के मेरे जो भी पॉइंट्स मुझे लगे कि हाँ यार ये कुछ कुछ अच्छा है या इससे कुछ बन सकता है, तो आई ट्राई टू नोट दैट इन अ सेपरेट नोटबुक। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए 3 सेपरेट नोटबुक बना रखे थे, जिसमें मैं उन सभी से रिलेटेड, मतलब उस पैराग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं खुद बना सकता हूँ वो मैं नोट करता था, भले ही वो थियोरेटिकल हो या भले या न्यूमेरिकल हो। न्यूमेरिकल बनाना इतना इजी नहीं था स्टार्टिंग पे क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था, बट एक इनिशियल मुझे मिल जाता था कि हाँ ये पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटेशनल में ये पूछा जा सकता था कि जो व्हील घूम रहा है, यार उसको अगर और स्पीड दे दिया जाए या उसको स्लो डाउन कर दिया जाए या फ्रिक्शन बढ़ा दिया जाए, तो मैं उसके डिफरेंट केसेस ट्राई करता था कि अच्छा यार इसमें ये डिफरेंट केसेस लगाए जा सकते हैं। अब काफी बार होता था कि वो हमेशा एग्जैक्टली मुझे आंसर्स नहीं मिलते थे, बट आई स्टिल ट्राइड कि मैं जितना लिख सकता हूँ लिख लूँ। और काफी बार ये हुआ है कि उन क्वेश्चन से एग्जैक्ट कुछ मैप हो गया है मेरे, जब मैं सॉल्व करता था मेंस के क्वेश्चन, तो वहां से एग्जैक्ट मेरी मैपिंग हो जाती थी कि हाँ यार ये तो वहीं से मैप हो गया जो मैंने खुद बनाया था। तो उसे एक इनिशियल अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो वो हुआ, और फिर हाँ मतलब यही मैंने जेई के क्वेश्चंस देखे, और इनिशियल इंट्यूशन मेरा डेवलप होने लग गया कि ठीक है यार इतने क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ। और फिर काफी क्वेश्चंस बने उस हिसाब से, काफी नहीं भी बनते थे, फिर उन्हें डाउट में रखता था, और फिर मैं क्या करता था कि इनके लिए एक सेपरेट नोटबुक बना के रखता था। जैसे एक तो नोट्स के लिए डेवलप डिफरेंट नोटबुक है जिसमें मैंने सिर्फ नोट्स लिखे हैं, एनसीईआरटी के टू द पॉइंट नोट्स लिखे हुए हैं। और फिर एक अलग नोटबुक होता है, उनमें वो सारे होते थे जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेरे सॉल्व नहीं हुए। इनमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट होते थे जो मैंने शायद एनसीईआरटी से मिस कर दिए या मुझे मिले नहीं। तो व्हाट आई ट्राइड इज कि मैं उन क्वेश्चंस को लिखता था, उसका सॉल्यूशन लिखता था, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं सभी के सॉल्यूशंस, तो मैं उसके सॉल्यूशन लिखता था, एंड फिर मैं लिखता था कि एनसीईआरटी से किस पार्ट से ये मैप हो जाएगा एग्जैक्ट। तो ऐसे मैंने मतलब मेरी हर एक चैप्टर के कुछ ठीक ठाक पेजेस के अराउंड 5 to 6 पेजेस में छोटे छोटे लिखता था, सो दैट मुझे खुद बल्कि ना लगे। और मैं छोटे छोटे लिख के मतलब मेरे लिए हो जाते थे 5 to 6 पेजेस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेंस लेवल के मेरे पास हैं जो मेरे से सॉल्व नहीं हुए हैं, और डेफिनेटली वो मेरे अच्छे कॉन्सेप्ट, मतलब न्यू कॉन्सेप्ट बनाने में एड अप हो जाते थे ऑटोमेटिकली। कि अगर मुझे अच्छा एनसीईआरटी के ये कॉन्सेप्ट पता है बट मुझे ये कॉन्सेप्ट और जानना जरूरी है, सो दैट मेरे मेंस के क्वेश्चन बन जाए। तो ऐसे मेरे हर चैप्टर के ऑलमोस्ट एक डिसेंट लेवल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर हो गया था, जो काफी मेंस ओरिएंटेड था, प्लस एनसीईआरटी से भी काम मेरा हो गया था, मतलब दोनों मिक्स था। तो एनसीईआरटी से एक लेवल अप जो मेंस लेवल तक आ गया। सो मेरा मेजर 11th ऐसे ही गया, जो मैंने क्वेश्चंस किए, मतलब एनसीईआरटी पढ़ी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, नोट्स बनाए। और 11th में मेरी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी ये रहती थी कि ट्राइड की 2 वीक्स में या 3 वीक्स में एक मॉक टेस्ट मैं जेई मेंस के लेवल का दे दूं, 3 आवर्स प्रॉपर सिटिंग करके। और वो होते थे उन टॉपिक से रिलेटेड। जैसे अगर मुझे खुद के टेस्ट अगर बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे मैंने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स पढ़े, केमिकल रिएक्शंस वाले पढ़ लिए इनऑर्गेनिक के, और फिजिक्स के 2 पढ़ लिए, मैथ्स के 2 पढ़ लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊंगा मेंस के, या कुछ कुछ एडवांस के भी इजी क्वेश्चंस उठा लूंगा,
और मैं उन्हें खुद एज़ अ टेस्ट देने के लिए मैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा कि अच्छा इनमें से मेरे मैथ्स में से 20 क्वेश्चन मैंने उठा लिए, जो मेंस में पहले आ चुके हैं इन टॉपिक से, फिर फिज़िक्स में उठा लिया, फिर केमिस्ट्री में उठा लिया और उन्हें फिर एक टेस्ट बना के मैंने दे दिया 3 आवर्स में। इससे क्या होता था, पहली बात तो मुझे एक आइडिया लग जाती थी कि मेरा प्रिपरेशन सही ट्रैक पे चल रहा है, कि अगर मेरे टेस्ट में डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब ठीक है, आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। स्टार्टिंग में इनिशियली डेफिनिटली सभी के नहीं आते मार्क्स और वो टोटली ओके है, हमेशा मार्क्स नहीं आएँगे। काफ़ी बार टॉपिक्स हमें अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं और वो टेस्ट देने के बाद ही पता चलता है कि हमारे कहाँ पर लूपहोल्स रह गए हैं हमारे उस चैप्टर में। चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स में हमारी क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग कम है, वो वहाँ से पता चल जाता है। तो मैं ऐसे ही 3 वीक्स में एक बार एक मॉक टेस्ट दे देता था सो दैट मुझे एक आइडिया लग जाए, ब्रीफ आइडिया लग जाए कि हाँ यार, ये टॉपिक मेरा हो चुका है, मेंस लेवल तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और अगर नहीं हुआ है तो फिर मुझे और इसमें करने की ज़रूरत है। सो टेस्ट का ये सीन होता था। हाँ, और टेस्ट का भी ये था कि अगर मेरे को क्वेश्चन नहीं बनते थे टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट में कुछ मैं एडवांस के क्वेश्चन भी डालता था जो ईज़ी थे उस टाइम के। मतलब आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चन, पुराने एडवांस के क्वेश्चन, अभी के एडवांस के क्वेश्चन से कंपैरेटिवली ईज़ी थे। तो वो काफ़ी बार मेंस खुद रिपीट कर देता है। मतलब अगर मेंस के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको पता चलेगा अच्छा यार ये तो 1990 समथिंग डे एडवांस में आ चुका था, जो यहाँ पर रिपीट हो चुका है। सो मैं ट्राई करता था उन क्वेश्चंस को इनमें इनकलकेट करने की, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब एज़ अ मॉक लेता था। तो वहाँ से मुझे क्वेश्चंस मिलते थे जो मुझे नहीं बने और फिर मैं अलग से कॉपी में बना के उन्हें लिखता था। यार ठीक है, मेरा ये था, ये वाले कॉन्सेप्ट में प्रश्न नहीं बने हैं। रीज़न क्या है नहीं बनने का? क्या मेरे कॉन्सेप्चुअल डाउट था? या मैं टाइम रेंज के अंदर नहीं कर पाया? या इसका कोई शॉर्टर मेथड था करने का? जनरली मैथ्स में एक क्वेश्चन को करने के 3-4 मेथड्स होते हैं। उनमें से हमें, क्योंकि सिर्फ एक टाइम बाउंड, मेंस तो काफ़ी टाइम बाउंड एग्ज़ाम है, तो उसमें हमें उस टाइम रेंज के अंदर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है कि यार उस टाइम रेंज के अंदर हो जाए, नहीं तो फिर सेंस नहीं बनाता क्वेश्चन करने का। तो टाइम रेंज के अंदर सॉल्व करने के लिए आपको एक शॉर्टर मेथड पता होना चाहिए उस सेम क्वेश्चन को करने का, कि अगर किसी में डिटर्मिनेंट मेथड लग रहा है तो उसमें कोई और मेथड भी लग सकता है, या मैं डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। ये सारे ट्रिक्स आपको तब पता चलते हैं जब आपने उस क्वेश्चन को करने के खुद, मतलब जब आप सॉल्व करते हैं तब आप खुद तरीके देखते हैं, और वो तब पता चलता है जब आपने खुद ने क्वेश्चंस को उठाया है और आपने लिखा है कि यार अच्छा, ये मैं इस मेथड से करने गया और ये लंबा पड़ गया मेरे लिए, तो मैं इसका एक शॉर्टर मेथड देखूंगा जो मेरे लिए ईज़ी पड़ जाए। और शॉर्टर मेथड हर क्वेश्चन के अवेलेबल होता है, मैथ्स में तो स्पेशली होता है, क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट कि यार आप कितने ईज़िली कर सकते हो उस क्वेश्चन को, हो तो हो हमेशा जाएगा, ठीक है? कितने स्मूथली कर सकते हो वो मैटर करता है। तो मैथ्स में, हाँ, मैथ्स क्योंकि जेईई मेंस की थोड़ी टफ है, पिछले कुछ सालों से थोड़े इसका लेवल अप हो चुका है। टाइम बाउंड रीजन में वो नहीं होता सॉल्व कई बार, तो उसके लिए एक एग्ज़ैक्ट थॉट प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो वही, और इसके लिए मुझे वही अलग-अलग से नोटबुक्स बनाना फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, और उनमें कॉन्सेप्ट्स लिखना, अपनी गलतियाँ नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एट द एंड मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़ाता है। धीरे-धीरे आते-आते मेरे जो सिली मिस्टेक्स हैं वो रिपीट होना बंद हो गई थी एट द एंड ऑफ 11th, जस्ट बिकॉज़ कि मैं एक नोटबुक बनाता था डिफरेंट, और उसमें मेरे मिस्टेक्स मेरे नोटेड होते थे। तो मेरे बस दिखते रहते थे कि यार अच्छा ये मैंने गलती कर रखी है, मुझे ये रिपीट नहीं करना। और वो फिर धीरे-धीरे होता है, मतलब ये काफ़ी आइडियलिस्टिक बोलते हैं कि आइडियलिस्टिक लगता है कि यार ऐसे कैसे होगा? बट वो हो जाता है बाय द टाइम। थोड़े-थोड़े ट्राई करने पे डेफिनिटली हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप हर बार मिस्टेक बदलें, लेकिन अगर आप मैक्सिमम टाइम अगर आप अपने क्विज़ेज़ से, अपने मॉक टेस्ट से अपनी गलतियाँ निकालते हैं, आप उसको नोट डाउन करते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स वो हेल्प करेगा और एक दिमाग में फिट अप हो जाएगा कि हाँ यार, ये गलती मैंने ऑलरेडी कर रखी है। डेफिनिटली हर टेस्ट के बाद आप नहीं कर पाओगे, आइडियलिस्टिक सिचुएशन हर बार नहीं होती। तो ओके, कर जितना ज़्यादा करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा उसमें। उसके अलावा हाँ, 11th मेरी ऐसे ही हुई, मैंने जेईई मेंस के लेवल के सारे ही कर लिए। फिर जब 12th आई, तो 12th में कुछ-कुछ चैप्टर्स 11th के थे जिनमें, जैसे 12th के कुछ चैप्टर्स होते हैं ना, वो उनकी प्रीरेक्विज़िट होती है कि आपको 11th के कुछ चैप्टर अच्छे से आने चाहिए। अब मुझे कुछ चैप्टर्स मेरे 11th के ऐसे रह गए थे, स्पेशली केमिस्ट्री और थोड़े-थोड़े फिज़िक्स में, जो मेरे एग्ज़ैक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ठीक है? जिनको मतलब उस लेवल के स्ट्रॉन्ग नहीं थे। डेफ़िनिटली मैंने एनसीईआरटी की थी, बट
मैं बहुत जल्दी भूल जाता था चीज़ों को। तो उसके लिए मुझे वापस मतलब जो चैप्टर होता था, 12th के स्टार्टिंग में कुछ-कुछ चैप्टर्स हैं जिसकी प्रीरिक्विज़िट ज़रूरी थी। जैसे ऑर्गेनिक का आप करोगे तो उसके लिए हाइड्रोकार्बन 11th का होना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने वापस 11th के उसमें गया। इसमें डेफ़िनेटली थोड़ा-सा टाइम वेस्ट टाइप होता है, बट वो एज़ अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है। वो टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, मतलब वो एक ज़रूरी चीज़ है। नहीं तो आपको 12th की भी चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। सो मैंने वो चीज़ की। मैं फिर धीरे-धीरे वही सेम लाइन पे चलते रहा कि 12th की मैंने एनसीईआरटी की और एनसीईआरटी के साथ-साथ उसके प्रीवियस ईयर लगाने की कोशिश की। ठीक। और उसमें क्या होता था, क्योंकि 11th के कुछ-कुछ ऐसे क्वेश्चन्स होते थे जो, क्योंकि जेईई जो होता है ना, जेईई मीन्स वो मिक्स करके देने की कोशिश करता है। कुछ-कुछ क्वेश्चन्स वो मिक्स करके देगा, एडवांस तो प्रॉपर मिक्स करता है। जेईई मीन्स कुछ क्वेश्चन्स मिक्स करके देगा, जिसमें 11th के भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्वड हैं, 12th के भी कॉन्सेप्ट्स। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन्स होते थे मेरे जो मैंने नोटबुक में लिख रखे थे, जो मेरे पहली बार 11th में नहीं बने। वो इस वजह से नहीं बने थे क्योंकि उसमें 12th के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्वड थे। तो जब मैंने वो 12th के चैप्टर्स पढ़े तब मुझे क्लिक किया कि अच्छा यार, ये वो रीज़न था नहीं बनने का। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन्स होंगे तो आपको पैनिक नहीं करना है एट द फर्स्ट टाइम कि यार मैंने पढ़ लिया पूरा चैप्टर फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। वो हो सकता है कि कुछ-कुछ, मैक्सिमम टाइम ऐसे नहीं होता, बट हो सकता है कई बार कि वो उसका मैपिंग जो है ना, उस कॉन्सेप्ट का मैपिंग 12th से रिलेटेड हो। तो क्वेश्चंस हो सकते हैं कि उसमें 12th का एक मेजर पार्ट हो बनाने के लिए। तो वो आपको तब समझ में आ जाएगा। फिर 12th का भी सेम सेम लाइन पे ऑलमोस्ट चला। बीच में थोड़े डिस्ट्रैक्शंस आए, अप डाउन्स होते रहे, ठीक है? बट आई लाइक, मतलब मैंने पेस बनाए रखने हुआ। देखो ऐसा हमेशा होगा कि पढ़ने का मन नहीं करेगा, कुछ-कुछ टाइम होता है, ठीक है? कि व्हेन यू फील डाउन और पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता। बट उस टाइम पे आप चाहे, ज़रूरी नहीं कि आप 8 घंटे ही दो अपना, 8 घंटे की जगह आप उसको 4 घंटे में शिफ्ट कर दो। बस उस दिन पढ़ लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी जो है पढ़ने में, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। डेफ़िनेटली जिस दिन थोड़े लो मोमेंट्स होते हैं, उस दिन आप कुछ और एज़ अ करिकुलर एक्टिविटी आप कर सकते हो। मेरे लिए वो म्यूज़िक सुनना था, मैं गाने सुन लेता था फ़ोन पे, या कुछ खेल के आ जाता था, ठीक है? उसके बारे में आगे मैं बताऊँगा कि एज़ अ ऑफ बीट, मतलब हमेशा पढ़ाई करना सेंस नहीं बनाता जेईई में। तो उसके अलावा भी आपको चीज़ें माइंड को रिफ्रेश रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो इक्वली ज़रूरी है। पढ़ाई जितना आपके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, वो उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है आपके जेईई प्रिपरेशन में। तो हाँ, अभी 12th पे थे तो 12th ऐसे ही गई, और फिर धीरे-धीरे करते-करते मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गया था। बाय द एंड, मतलब जेईई मेन्स के 2 मंथ्स के अराउंड पहले मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे था, और उसी के बाद, उसके जस्ट बाद शायद मेरे बोर्ड्स थे, 12th बोर्ड्स। सो 12th बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी जो मैंने करवाई थी, यूज़ की थी, और जो आप भी कर सकते हैं, सिंस मेरी एनसीईआरटी काफ़ी थॉरो हो चुकी थी, ठीक है? तो मेरी मैथ्स और साइंस, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री है, ये थोड़ी सॉर्टेड हो चुकी थी एट द एनसीईआरटी लेवल, और बोर्ड्स में एनसीईआरटी लेवल ही आते हैं। तो अगर आपको एनसीईआरटी थॉरोली एकदम रिवाइज़, तो मेरा भी रिवीजन अभी तक नहीं हुआ था पूरी थॉरोली। मुझे पता था चीज़ें, आउटलाइन मुझे काफ़ी अच्छे से पता थी, मैंने क्वेश्चंस भी लगा रखे थे। फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें तो ऑब्वियसली मुझे पता थी, बट एक थॉरो रिवीजन चाहिए होता है। तो वो मैंने लास्ट मंथ बोर्ड्स के 2 वीक पहले से मैंने स्टार्ट कर दी थी कि एनसीईआरटी की एक थॉरो रिवीजन, मतलब हर एक लाइन जो होता है ना, आप उसको देखते हो। जैसे पैराग्राफ मैंने बताया था, तो इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, थ्योरी बेस्ड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वो मैंने, इसमें लगता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, बट टाइम नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने पढ़ रखा है ना उसको 1-2 बार, तो आपको पता चल जाएगा यार कि अच्छा यार, इसमें तो कुछ था नहीं। ये वाला तो मैं ऐसे भी पढ़ सकता था, ये मतलब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अगले में इम्पोर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो सेग्रीगेट करना खुद आ जाता है जब आपने किसी भी बुक को 1 या 2 बार पढ़ रखा होता है। तो वहाँ से बोर्ड प्रिपरेशन मेरी स्मूथ हो गई काफ़ी। मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। एडिशनल सब्जेक्ट्स इंग्लिश था, और मैंने पेंटिंग ली थी एडिशनली, सो उसके लिए मुझे थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़े, बट वो 1 या 2 वीक पहले इनफ होता है उतना एफर्ट मारना। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी मतलब हाँ, काफ़ी चीज़ें उससे सॉर्ट आउट हो जाती हैं, बाकी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए भी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने एज़ अ मॉक दे दिए थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो हर मैं क्या करता था, बोर्ड के एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जो गैप्स मिलते हैं, उसमें मैं उस प्रीवियस ईयर पेपर 1-2 साल के मैं लगा देता था। सो दैट मुझे टाइम मैनेजमेंट का पता चल गया था कि ओके, मैं इस क्वेश्चन में इतना टाइम दे सकता हूँ,
या नहीं दे सकता हूँ, और फिर उस हिसाब से टाइम मैनेज आप कर सकते हो। आप एक सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस भी देख सकते हो कि मुझे शॉर्ट आंसर से शुरू करना है या लॉन्ग आंसर से शुरू करना है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका पेपर होता है कितना पहले या नहीं हो पाता। तो बोर्ड्स वैसे हो गया, बोर्ड्स में एक डिसेंट परसेंटेज मेरी आ गई थी। फिर इसके बाद मेंस का टाइम आता है, और मेंस के लिए अब मेरा था कि देखो मुझे एनसीईआरटी पता है, एनसीईआरटी मेरी दूसरी बार बोर्ड्स की वजह से रिवाइज हो गई थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थोड़े ट्राई किए थे मेंस के लेवल तक करने की, तो वो भी एक बेटर हो चुका था मेरा। बट अभी भी मुझे चीज़ें ऐसी थी कि मुझे श्योर नहीं था कि मुझे चीज़ें याद आ रही हैं, उसके लिए एक लास्ट रिविजन करना ज़रूरी था। तो व्हाट आई ट्राइड इज कि मैंने वापस वो नोट्स निकाले जो मैंने एनसीईआरटी से बनाए थे, और मैंने वो वाले क्वेश्चंस निकाले जो मैंने लिखे थे, जो मेरे नहीं बने थे मेंस के, और फिर मैंने उन्हें लगाना शुरू किया। मैंने मतलब उन्हें देखना शुरू कर दिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, अगर मैंने ऑलरेडी उसको एक बार लिख चुका है तो मैं खुद के वर्ड्स में लिखा है, मुझे चीज़ें खुद ब खुद फील आने लग जाती थी कि अच्छा यार मैंने इस चैप्टर में ये लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था, और वो ईज़िली मेरे को दिमाग में घुस जाता था। और फिर उसी के रिलेटेड मैं क्वेश्चंस देख लेता था, और कई बार जैसे मैथ्स में मैं वापस से मेंस के क्वेश्चंस पे जाता था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, क्योंकि मेंस वाला टाइम था मेंस से पहले, मतलब मेंस से जस्ट पहले, तो मैं चाहता था, और फिर मैं उन्हें टाइमर लगा के कि मेंस में स्पीड का गेम काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ, वो मैटर करता है। तो टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चंस लगाने की ट्राई मैंने की, जो मेंस से पहले वाला पार्ट है। तो वहाँ पर वो काफ़ी हेल्प किया मुझे फाइनल मेंस में भी। सो वो एक सजेशन है जो मैं दूँगा कि टाइम बाउंड मैनर में आप क्वेश्चंस लगाएँ, ना ऐसे नहीं कि हाँ, ऑब्वियसली जो मेन प्रिपरेशन होती है, जब 11th-12th में आप जो जनरल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसमें इट्स कंप्लीटली फाइन कि आप आराम से करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आराम से इन द सेंस कि आप एक क्वेश्चन पे डेफिनिटली अगर नहीं बन रहा है, तो आप उसमें 1 घंटे का एफर्ट लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे आप उसपे बैठे, आप चाहें कि क्या-क्या कौन-सा, क्योंकि होगा ऐसा। फिज़िक्स में, मैथ्स में जनरली ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन होता है जो टाइम लेता है सॉल्व होने में। वो 1 घंटा भी ले सकता है। मुझे खुद तो लगे हैं 1 घंटे के अराउंड क्वेश्चन। बट वो मैं 11th-12th के पीरियड में अफ़ोर्ड कर सकता था, बट जो रिविज़न टाइम था उसमें आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो रिविज़न टाइम में जो होता है जेईई मेन्स से जस्ट पहले वाले टाइम पे, उसमें अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, आप सॉल्यूशन देखने का ट्राई करें। यार अच्छा ये मेरे से नहीं बना, तो मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ, ठीक है? तो आपको उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरा मिसिंग था, या ये मुझे याद नहीं था। तो वहाँ से मैंने ट्राई किया निकालने का। सब्जेक्ट वाइज़ देखने की कोशिश करूँ, तो मेंस के लिए फिज़िक्स के लिए मैंने फ़ॉर्मूलेज़, मतलब फिज़िक्स काफ़ी ही टू द पॉइंट आएगी। उसमें कोई बहुत ही बड़े ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, जो मेंस की आती है। काफ़ी ट्रिवियल आएगी। इट्स जस्ट दैट कि आपको पूरा, मतलब वो उसमें बल्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मेंस का फिज़िक्स है उसमें बल्क कवर होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि डेप्थ उस लेवल का। तो आपने अगर सिर्फ़ इतना कर रखा है मेंस के लिए, फिज़िक्स के मेंस के लिए, कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और आपने क्वेश्चंस देख रखे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आ रखे हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ तो किसी भी चैप्टर के कुछ प्रोफाइल्स डिवाइडेड होते हैं। यार इस चैप्टर से यही प्रोफाइल है जिससे आएगा। कोई भी चैप्टर आप ले लो, बर्नौलीज़ ले लो, फ्लूइड्स ले लो फॉर एग्ज़ाम्पल। फ्लूइड्स के कुछ प्रोफाइल्स फिक्स्ड हैं कि यार या तो बर्नौलीज़ से आएगा, या तो बर्नौलीज़ के एप्लीकेशन से आएगा, या टॉरशलीज़ से आएगा। ऐसे-ऐसे इसमें 3-4 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं। अब उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस को बना के देते हैं, ठीक है? तो अगर मुझे एक चीज़ ये क्लियर है कि यार अगर मेरे इसी क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं, तो मैं उन टॉपिक वाइज़ देख लूँगा कि अच्छा ये टॉपिक मेरे को आता है, इसके क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, तो मेरे क्लियर है, ठीक है? मुझे फ़ॉर्मूला आता है इसका, और फिज़िक्स काफ़ी फ़ॉर्मूला बेस्ड हो जाता है, क्योंकि उससे ही काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली हर फ़ॉर्मूला आप याद नहीं कर पाओगे, बट जितने मैक्सिमम फ़ॉर्मूलेज़ आप याद करने की कोशिश करोगे, कोशिश ऐसे करोगे कि जैसे मुझे भी पर्सनली फ़ॉर्मूलेज़ याद नहीं होते थे। तो मैं क्या ट्राई करता था, मेमोरी मतलब आपकी याद करने की क्षमता है, उससे बढ़ाने के लिए 1-2 जो टेक्निक्स जो मैंने यूज़ की थी। पहली टेक्निक ये होती है कि आपके आँखों के सामने जो चीज़ें जितनी रहेंगी ना, वो आपको
उतने अच्छे से याद नहीं। तो एक दिन बैठा मैं और मैंने सारे फ़ॉर्मूले जो फ़िज़िक्स में हैं, मैक्सिमम चैप्टर्स के छोटे-छोटे में लिख दिया, 1 पेज में स्केच पेन से, और फिर मैंने उसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दिया। इससे क्या हुआ कि जब भी मैं बैठता था और जब भी मैं पढ़ाई से थोड़ा-सा मुझे फ़ील होता था कि यार नहीं, अब मैं बुक पे नहीं देख पा रहा, तो मैं सामने देखता था और मुझे वो फ़ॉर्मूले दिख जाते थे। मैं जानबूझ के नहीं देखता था, वो हो जाता था। और वो हो गया तो मेरे दिमाग में छप गया कि अच्छा यार, ये मेरे फ़ॉर्मूला है, उस पे लिखा हुआ है। तो सेम पेज बार-बार देखते-देखते वो दिमाग में ऑटोमेटिकली आपके छप जाएगा कि यार अच्छा, ये एग्ज़ैक्ट फ़ॉर्मूला है जो यहाँ पर यूज़ हुआ था और मैंने सामने लिखा हुआ था। तो आपको पेपर में ही रिमाइंड होगा। और मतलब मेमोरी का एक ये चीज़ होती है ना याद रखने की, कि अगर आपको जो चीज़ जितनी अलग लगेगी ना, आप उसको उतने ज़्यादा याद रखोगे। जैसे आपने अगर एक व्हाइट कलर की हाथी देख ली, तो आपको वो याद रहेगा, जो अलग रहेगी, जो डिफरेंट प्लेसेस पे रहेगी। तो दीवार पे रखी हुई चीज़ें आपके नॉर्मल बुक की चीज़ों से अलग है। तो आपको वो दिमाग में रहेगा कि अच्छा हाँ यार, मैंने बुक में तो नहीं लिखा था लेकिन दीवार पे लिख रखा था और मैंने उसको अच्छे से लिख रखा था। मैं रोज़ देखता था उसको, तो आपको दिमाग में रहेगा। तो पहला टेक्निक ये है। दूसरा एक तरीका ये होता है मेमोरी अच्छे करने की, कि अगर आप सोने से पहले, दिन में जब भी आप सोने जाते हैं रात में, तो आपने दिन भर में उस दिन जो भी काम किया, पढ़ाई में कौन-कौन से चैप्टर्स पढ़े, बस उतना याद रखिए कि कौन-कौन से चैप्टर पढ़े। ज़रूरी नहीं है कि आप वो पढ़े कि उसमें भी के अंदर क्या पढ़ा हो, ज़रूरी नहीं है। बस उस दिन का आपने क्या-क्या पढ़ा उस दिन, क्या-क्या किया उस दिन, पूरे दिन का शेड्यूल आपके दिमाग में बैठ जाए, और उससे 1 दिन पहले का आपने क्या-क्या किया, वो शेड्यूल आपके दिमाग में रहे। उसे बस रेमिनिस्स कर लीजिए, एक बार आप दिमाग में घुमा लीजिए कि अच्छा ये किया, ये किया, ये किया। कुछ चीज़ें याद नहीं आएँगी, ज़ोर डालिए दिमाग पे, 5 मिनट का टास्क है। उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन को एक आदत डल जाती है कि खुद को प्रेशराइज़ करना, मतलब ब्रेन प्रेशराइज़ नहीं, मतलब वो खुद पर ज़ोर डालता है कि यार ये याद क्यों नहीं आ रही? उससे क्या होता है, एक आदत पड़ जाती है चीज़ों को याद रखने की। तो ये अगर आपने 1-2 हफ्ते भी किया ना, तो आपको खुद दिखने लगेंगे कि हाँ, मुझे चीज़ें याद हो रही है। और इससे एक और चीज़ होती है कि आपको दिन भर की जो गलतियाँ होती हैं, जहाँ पर आपने थोड़ा समय बर्बाद कर दिया होगा या कुछ आपको नहीं करना चाहिए था, टाइम वेस्ट की चीज़ें, या आप फालतू में गेम खेलने लगे फ़ोन पे, वो सारी चीज़ें आपको भी याद रहेंगी कि अच्छा यार, ये गलती मैंने आज की, वो मुझे कल रिपीट नहीं करनी है। ये दोनों वेज़ में काम करता है। और इसके अलावा फिर वही 2 मंथ पहले मैंने मेंस के क्वेश्चंस लगाए और वही देखते रहा कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, ठीक है? और फिर इसमें मैंने मॉक टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है, लास्ट के 1 महीने में मैंने बढ़ा दी, क्योंकि अब मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका था। मुझे अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी कुछ ख़ास, मतलब पढ़ने की ज़रूरत थी, बट अलग से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे सिर्फ़ ऐसा था कि जो मुझे क्वेश्चंस मेरे जो नहीं बन रहे हैं पेपर के अंदर, वो मुझे देखने हैं, और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं मुझे, जहाँ पर भी मैंने अपने नोट्स लिखे हैं या एनसीईआरटी या कहीं से भी, मुझे बस वो लिख लिख के अपने पास रख लेना है कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ से वापस आया, तो वो मेरा बन जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चंस के थ्रू, मतलब एक बार अगर आपका हो गया और जब आप क्वेश्चंस के थ्रू टारगेट करते हो क्वेश्चंस को पढ़ाना, तो वो काफ़ी टू द पॉइंट हो जाता है, अटैक करना, मतलब काफ़ी टू द पॉइंट अटैक होता है आपके कॉन्सेप्ट्स पे। क्योंकि फिर आप फालतू चीज़ें नहीं पढ़ते हो, या वो चीज़ें जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको नहीं पढ़ोगे, बट आप रादर उन चीज़ों पे फ़ोकस करोगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो रिपीट हो रही है बार-बार, तो आप उससे वापस पढ़ोगे, ठीक है? और फिर समझ में आएगा कि अच्छा, ये मेरे मुझे समझ में आई है या नहीं आई है। जो चीज़ एग्ज़ाम में आ रही है, वो हर बार आ रही है, 1-2 बार आ चुकी है, तो उसके चांसेस है आने के, ठीक है? तो क्या मुझे वो चीज़ समझ में आती है या नहीं आती है? तो ये काफ़ी टाइम एफिशिएंट मेथड है कि आप फालतू टाइम उन चीज़ों पे या उन टॉपिक्स पे नहीं लगा रहे हो, जो नहीं आती है। रादर आप उन चीज़ों पे लगा रहे हो जो आ चुकी है 1-2 बार। ये हो गया, एनसीईआरटी हो गई, लास्ट 2 मंथ्स हो गए, ठीक है? तो मैंने मेंस के पहले जो लास्ट 2 मंथ्स मैंने जो चीज़ें की, मैंने वो बता दिया आपको। अब मेंस हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा हो गया, उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स हुई मेरी, काफ़ी नहीं भी हुई उसी रीज़न से, क्योंकि मैंने मॉक में, मतलब मेरे जितने दोस्तों की हुई थी, उस हिसाब से नहीं हुई थी मेरी, क्योंकि मैंने मॉक में ये प्रिपरेशन कर रखी थी कि मेरे मिस्टेक्स कम हो,
मतलब मिस्टेक्स कम इन द सेंस कि मैंने अपनी गलतियाँ देखी थी बार-बार, जो रिपीट ना हो। तो उस वजह से मेरी गलतियाँ मॉक टेस्ट में जो मैंने मॉक टेस्ट में की थी, वो मेरे मेन एग्ज़ाम में रिपीट नहीं हुई। उसके अलावा जब मेरा फर्स्ट मेंस हुआ, तब मेरा फर्स्ट मेंस ठीक-ठाक चला गया था, बट मुझे था कि मैं सेकंड मेंस में अब उस परसेंटाइल को जो मेरी आई है, उससे और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है? तो अब मैं क्या था, मैं वापस थोड़ा-थोड़ा मेंस का करने लगा और साथ-साथ में जेईई एडवांस के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, उन्हें लगाने का ट्राई करने लगा। ठीक। तो उस रूटीन में मेरा ऐसा रूटीन बन चुका था कि मैं सुबह जो टाइम था, वो एडवांस को देता था। ठीक है? उसके क्वेश्चंस लगाता है उससे रिलेटेड, क्योंकि मेंस और एडवांस में सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है और इनफैक्ट एडवांस में कुछ टॉपिक्स कम ही आते हैं मेंस में। कुछ क्योंकि मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं एनसीईआरटी में जो एडवांस में नहीं आते। ठीक है? तो मैंने एडवांस के लिए वही वापस रिविज़न करने की कोशिश की जो नोट्स थे मेरे, और अच्छे क्वेश्चंस लगा रहा था, वही जो प्रीवियस ईयर जो एडवांस में आ चुके हैं उनसे। तो उससे क्या होता है, आपको आपकी थिंकिंग डेवलप, मतलब एडवांस में थिंकिंग डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर कोई चीज़ को मोड़ के दे दिया, आप उसके सारे पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करते हो, अगर आप किसी किसी टॉपिक को अगर मोड़ के दे दिया है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है? और वो डेवलप होता है एडवांस के क्वेश्चंस लगाने से। ठीक है? तो एडवांस के क्वेश्चन क्योंकि साइमल्टेनियसली टफ भी होते हैं कुछ-कुछ, तो उससे एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि अच्छा यार, अगर मेरे को उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा-सा अलग दे दिया डेविएट करके कुछ, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में होता है काफ़ी, केमिस्ट्री में भी होता है, बट फिजिक्स और मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा होता है कि उस कॉन्सेप्ट जो आ चुका है, उसको थोड़ा डेविएट करके दे देंगे, या उसके जो हमारे वर्डिंग्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको लेंथियर बना देंगे और उसको कहने का तरीका चेंज कर देंगे। बात वो सेम होगी, कॉन्सेप्ट उसमें सेम लग रहा होगा। तो वो क्लिक करने के लिए आपको क्वेश्चंस देखे हुए होना ज़रूरी है, और वो एडवांस के क्वेश्चंस है। अच्छे क्वेश्चंस जब लगाओगे ना, वो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएँगे, अच्छा यार ये डिफरेंस है। तो इतना हुआ, तो एडवांस के लिए मैंने ये किया कि अच्छे से क्वेश्चन लगा रहा था, साइमल्टेनियसली मेंस के लिए भी थोड़ा-थोड़ा, जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, क्योंकि एडवांस के लिए तो हो रहा था, तो अच्छे क्वेश्चंस लगाने से आपके मेंस के भी हो जाते हैं काम। ठीक है? क्योंकि आपको टॉपिक्स फिर भी रिवाइज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन लगाते हो ना, एक तो आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे नहीं लगाते हो, 6-7 कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के लगा देता है। ठीक है? जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर बात करो, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन होगा, बट साइमल्टेनियसली उसमें काफ़ी 2-3 चीज़ें लग रही होंगी साथ में। ठीक है? तो उससे आप 2-3 चीज़ें साथ में रिवाइज़ हो गई। प्लस बहुत बहुत ही टू द पॉइंट हो गया कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पे हुई है, जो आपको एक्चुअल पेपर में करके आना है। तो इसके बाद वही एडवांस के क्वेश्चंस लगाए, मेंस के भी मैं थोड़े-थोड़े क्वेश्चंस लगा लेता था। ठीक है? उसके बाद मेंस सेकंड हुआ, उसमें मेरी परसेंटाइल बेटर हुई। ठीक है? और उसमें भी एक था रीज़न कि जो मेरी स्पीड थी वो धीरे-धीरे बढ़ गई थी, क्योंकि मुझे चीज़ें याद होने लगी थी। ठीक है? मैं स्पीड बढ़ाने के लिए भी आपको बताऊँगा तरीके कि स्पीड कैसे बढ़ाओगे। तो स्पीड बढ़ाने वाली चीज़ भी एक मेरी हो गई थी, जिसने मेंस में मुझे काफ़ी हेल्प किया था। मैं स्पेशली फिज़िक्स में काफ़ी अच्छी स्पीड पे मेरी हो गई थी फिज़िक्स, तो उससे मुझे केमिस्ट्री और मैथ्स में डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया था कंप्लीट करने के लिए। तो ये हुआ, फिर मेंस और एडवांस के बीच में हमें अराउंड 1 मंथ का गैप दिया था, और जिसमें मैंने फिर डायरेक्टली पूरा फ़ोकस अब एडवांस पे दे दिया और अच्छे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश की, जितने मैं लगा सकता था। एडवांस के प्रीवियस ईयर लगाने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा देते हो, तो उससे आपकी एक थिंकिंग काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है, और मैं कहूँगा आपका 30% 40% ऑफ द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, मतलब पार्ट ऑफ द पेपर आप आराम से करके आ सकते हो, अगर आपने एडवांस के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगा दिए। मतलब आपको एकदम रट जाए ना अगर एडवांस के क्वेश्चंस, कि अच्छा यार, ये मैंने इतने बार लगा लिए क्वेश्चंस को कि मुझे पता है कि अगर ये क्वेश्चन आया है, तो ये उस ईयर के उस क्वेश्चन, मतलब उस ईयर के सेकंड पेपर से मैप हुआ है। और ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 20 के अराउंड अगर आप रेलेवेंट है, क्योंकि पिछले 10 साल के 2 पेपर होते हैं सिर्फ एडवांस के, तो 20 पेपर्स जो हैं, वो 1 महीने में सॉल्व करना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप एक-एक दिन भी बैठ के 1 पेपर लगा सकते हो। 20 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएँगे। उसमें आप ब्रेक्स भी आराम से ले सकते हो। बट उससे रिलेटेड, उस पेपर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, या उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप जितने वेरिएशंस बना सकते हो, आपको वो एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए।
मतलब आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यार इसमें थोड़ा-सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसमें फ्रिक्शन हटा सकते हैं और फिर एक क्वेश्चन बना सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा? आप इतनी थिंकिंग डेवलप कर लो उस क्वेश्चन के लिए, उस पूरे पार्ट के लिए, वो इनफ है। एडवांस के लिए उतना इनफ है। और अगर आपको पता हो या ना हो, जेईई एडवांस में आईआईटी के सिलेक्शन के लिए आपको लग रहा होगा कि कुछ एकदम एक्सॉर्बिटेंटली 80%, 70% ऐसे मार्क्स चाहिए, 90%, बिल्कुल नहीं। एडवांस में आपका सिलेक्शन मतलब जेईई की सीट, आईआईटी की सीट आपको 30% मार्क्स पे भी मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको शॉकिंग लगेगा बट ये रियलिटी है। 30% बेयर मिनिमम, बहुत कम मार्क्स होते हैं और इसमें आपको आईआईटी की सीट मिल जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन कि एडवांस एक टफ एग्जाम है और उसमें सारे क्वेश्चंस करके नहीं आने होते हैं। ठीक है, आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करके आए जो आप फर्स्ट हैंडली कर सकते हो। ठीक है, और जितना आपको मतलब हर क्वेश्चन करके आना जरूरी नहीं है और हर क्वेश्चन बनता भी नहीं है एडवांस में। तो आपको सिर्फ इजी क्वेश्चन टारगेट करने हैं और वो इजी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफी मैप हो जाते हैं। ठीक है, तो और हर पेपर में कुछ 30-40% के अराउंड इजी क्वेश्चन होते हैं जो आपको एश्योर कर देते हैं आपका सिलेक्शन, आपका एक सीट आईआईटी में। और उसके अलावा जो आप मीडियम लेवल के क्वेश्चन जितने आप कर लो वो आपकी रैंक ऊपर कर देते हैं। तो ये रही मतलब मेरी, फिर मैं एडवांस हुआ। एडवांस से पहले मतलब एक कुछ चीजें थी कि एग्जाम प्रेशर वो हैंडल करना बहुत जरूरी होता है, तो वो हैंडल करना आना चाहिए था। तो उसके लिए मैं बताऊंगा अभी क्या करना है, मतलब कुछ टिप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना है। तो उससे मेरा एडवांस हुआ और फाइनली एडवांस कंप्लीट। फिर मैंने काफी 1-2 महीने काफी चिल मारे, मतलब 1-2 महीने का गैप होता है फाइनली कॉलेज ज्वाइन करने में। तो फिर आई थिंक एडवांस के 2 वीक या 3 वीक बाद शायद हमारा रिजल्ट भी आ गया था, तो मुझे पता चल गया था कि मुझे आईआईटी कानपुर में कोई सीट अलॉट हो जाएगी। मेरा मन भी था आईआईटी कानपुर जाने का। मतलब एक होता है ना ड्रीम इंस्टीट्यूट जो हम देखते हैं पूरे जेई प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मेरा आईआईटी कानपुर था वो। तो मुझे वो फाइनली अलॉट भी हो गया, जो उसका की काउंसलिंग होती है। और फिर मैंने आईआईटी कानपुर ले ली। ठीक है, तो फाइनली अब मैं आईआईटी कानपुर मतलब ठीक है, मतलब एंजॉय भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी है, ऐसे नहीं है पढ़ाई नहीं है बट। और कुछ जो जनरल टिप्स जो मैं देना चाहूँगा रिलेटेड टू मतलब थोड़ा प्रिपरेशन से हटके, कि कंसंट्रेशन लेवल जैसे होते हैं, काफ़ी बार कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन नहीं हो पाते, कि कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी डाउन होते हैं कई बार। तो उसके लिए 2-3 मेथड जो मैंने यूज़ किया, जो मेरे फ्रेंड्स भी यूज़ करते थे, वो मैं बता सकता हूँ। कि एक होता है कि जब भी आपके दिमाग में ना पढ़ते समय कोई भी थॉट्स चलें जो पढ़ाई रिलेटेड ना हो, आपको लगता है कि उस टाइम पे वो सोचना ज़रूरी नहीं है पढ़ते समय, तो उन्हें क्या करना होता है कि आप एक साइड में एक एक्स्ट्रा पेज रखिए और उसको आप नोट कर लीजिए। मतलब जो भी थॉट आपके आया, जैसे उसमें आया कि टीवी देख लेता हूँ, आपके माइंड में आया, तो आप बस लिख दो उसमें, टीवी देख लेता हूँ। कुछ और थॉट आया, ठीक है, कि अभी गेम खेल लेता हूँ, या अभी उठ जाता हूँ, तो लिख दो कि अभी उठ जाता हूँ। ठीक है, और उसको ऐसा रखो, बस माइंड को ये समझा लो कि यार ठीक है, तुझे जो करना है, उसने मूवी देखने बोला, आप उसको जो करना है बस लिख दो। ठीक है भाई, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें तेरे लिस्ट बना दिया मैंने, ये बाद में हम शॉर्ट आउट कर लेंगे इनमें से कौन सी करना चीज़ें ज़रूरी है नहीं है। ठीक है, बट अभी बस तेरे को मैंने पेपर में लिख दिया, अभी मेरा पढ़ना ज़रूरी है। तो उससे कंसंट्रेशन लेवल मतलब वो उससे क्या होता है ना, वो थॉट दिमाग से तुरंत निकल जाता है और फिर आप माइंडफुल हो जाते हो उस चीज़ के बारे में कि यार मुझे पढ़ना उस समय ज़्यादा ज़रूरी है। तब पे दिमाग में चले जाते हैं ऑलरेडी, तो वो थॉट वापस नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे इनिशियली आपको लगेगा कि अरे क्या टाइम वेस्ट, बट वो काफ़ी हेल्प करता है। 1 वीक 2 वीक के बाद आपको खुद रिजल्ट लग जाएंगे कि यार मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे फालतू के थॉट्स आना बंद हो गए। ब्रेन जो है रिवर्स साइकोलॉजी पे काम करता है, जो आपको उसको करने नहीं बोलोगे वो करता है। ठीक है, और जो आप उसको लेट गो करोगे ना कि अच्छा चले जा, नॉर्मल आप छोड़ दोगे कि यार ठीक है एक थॉट आया मैंने लिख दिया और उसको जाने दिया, तो वो चले जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो ये तरीका था कंसंट्रेशन बनाने का, मतलब एक अच्छा तरीका है कंसंट्रेशन लेवल अपना बढ़ाने का। उसके अलावा अगर आप टाइम कुछ टाइम अगर जैसे मैंने तो नहीं किए बट मेरे काफ़ी दोस्तों ने किया, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि कुछ टाइम अगर आप योगा या मेडिटेशन के लिए निकाल सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं, 15 मिनट्स अ डे बहुत है। 15 मिनट अगर आप शांति से बैठ के योगा कर सकते हो या मेडिटेशन कर सकते हो, तो
साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो कंसंट्रेशन लेवल आपका काफ़ी बढ़ा देता है, बूस्ट कर देता है। तो वो आप ट्राई कर सकते हो। प्लस जो एक होता है, एक स्ट्रेच में आप कितने देर तक कंसंट्रेशन लेवल अपना बना सकते हो, फोकस करने की पावर आप कितनी देर तक रख सकते हो। तो इनिशियली जब जेई होगा ना, जेई प्रिपरेशन आप स्टार्ट करोगे, तब वो बहुत कम होगा। तो आप खुद अगर आप टाइमर लगा के आप फ़ोन पे आप देखोगे कि कितने देर तक मैं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ, तो हार्डली शायद 1 मिनट हो, बेस्ट टू बेस्ट 5 मिनट होगा जब आप स्टार्ट करोगे। अब उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबका होता है, ठीक है? वो धीरे-धीरे उसको बढ़ाना होता है, ठीक है? और धीरे-धीरे बढ़ेगा कैसे? उस 5 मिनट का आप ट्राई करो 6 मिनट हो जाए, ठीक है? 2 दिन में उसको 6 मिनट करने की कोशिश करो, फिर उसके अगले दिन उसको 9 मिनट करने की कोशिश करो, ठीक है? 9 मिनट इन द सेंस कि यार उस 9 मिनट में मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मेरे दिमाग में थॉट्स आएँगे तो मैंने उसको लेट गो मैंने उसको जाने दिया कि बस अच्छा ठीक है, मैंने लिख दिया। उस 9 का फिर 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा और धीरे-धीरे वो 1 घंटा हो जाएगा। तो 3-4 महीने के अंदर आपका वो कंसंट्रेशन लेवल 1 घंटा हो जाएगा, ठीक, आराम से हो जाएगा। 1 घंटे आप ऐसे रहोगे कि मेरे दिमाग में और कुछ थॉट नहीं आ रहा, सिर्फ मैं पढ़ाई के थॉट्स आ रहे हैं, वो ऑटोमैटिकली हो जाएगा। मतलब सिर्फ पढ़ रहे हो आप उसमें, और सिर्फ फिर 1 घंटा 1 करो, 1 घंटा 2 करो, ऐसे करते-करते एंड तक आते-आते आपके 3 घंटे बैठने की स्ट्रेच एक डेवलप हो जाएगी, ठीक? कि आप 3 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मतलब बिना फ़ोकस लॉस किए बैठ सकते हो, ठीक? जैसे माइंड खुद चले जाता है ना, वो नहीं जाएगा, खुद फ़ोकस पे 3 महीने फ़ोकस, 3 महीने बोल रहा हूँ, 3 घंटे फ़ोकस से आप बैठ सकते हो, वो ऐसे हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन लेवल पे हो गया, आप ये सब ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा मेमोरिज़िंग, जो मेमोराइज़िंग पावर होती है, उसका मैंने बता दिया था कि फ़ॉर्मूला शीट्स आप सामने लगा लो, जो उस दिन जो भी चीज़ें की हैं, जो-जो पढ़ा है, जो-जो गलतियाँ की हैं, वो आप सोने से पहले एक बार दिमाग में चला लो, ठीक है? इससे आपको रिजल्ट्स ईज़िली दिखने लग जाएँगे, ठीक है? बाकी किताब जो एनसीईआरटी के अलावा जो फ़ॉलो करनी होगी, ठीक है? उसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं और सारी ऑलमोस्ट सही होती हैं। तो उसमें बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपको हर किताब को फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हर का छोटा-छोटा पोर्शन फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कुछ कोई भी किताब उठा रहे हैं, भले ही वो एनसीईआरटी हो, उसे अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है? क्योंकि आपको दिन भर सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? तो आप और भी चीज़ें करनी है थोड़ी-मोड़ी, जिससे आपका माइंड रिफ्रेश रहे। तो एक ही किताब उठाइए, उससे अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है? उसे टू द पॉइंट आपको हर उससे रिलेटेड हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? 10 किताबें उठाने का कोई सेंस नहीं बनता, आप सिर्फ कन्फ्यूज़ होंगे एट द एंड। वो हो गया, प्लस ठीक है, बाकी फ़ास्ट होने का और एक्यूरेसी का, ये 2 चीज़ें जो हैं, वो जैसे मैंने बताया, फ़ास्ट और एक्यूरेसी का। मैं क्योंकि मेंस फ़ास्ट होने का खेल है, तो वही टाइम बाउंड होके, मतलब जैसे आपने 20 क्वेश्चन उठाए प्रीवियस ईयर के, उसे 1 घंटे में सॉल्व करने की आपने टाइम बाउंड लगा ली। वॉच पे, घड़ी पे या फ़ोन पे आपने लगा लिया कि यार 1 घंटे में मेरे को 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? फिर आप बैठ जाइए। तो उसमें क्या करना है ना कि अगर नहीं हो रहे क्वेश्चन सॉल्व तो छोड़ दो, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि 20 में से मान लो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, 2 हो गए, ठीक है? 2 भी हो सकते हैं, चलता है, सबके होते हैं, मेरे भी 2 ही सॉल्व हुए थे। वो धीरे-धीरे ना वो ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है? आपको उस समय दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, कोई बात नहीं, बाकी 18 का देख लो, यार क्या उसमें था जो मैंने नहीं पढ़ा है, और वो जाके पढ़ लो।